जय हिंद। पिछली क्लास में हमने अध्याय 9 एनसीईआरटी विज्ञान विषय की हम चर्चा कर चुके हैं। कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे अध्याय 10 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का पहला प्रश्न है कि स्वस्थ आंखों के लिए निकटतम जो बिंदु होता है ना, वो क्या होता है? तो निकट बिंदु क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होता है। कौन सा होगा भाई? 25 सेंटीमीटर होता है। और बात करें दूर बिंदु की, तो दूर बिंदु कौन सा होता है? अनंत तक होता है। और मानव नेत्र का जो परास है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। तीनों प्रश्न आपको एक साथ याद करना है कि भाई निकट बिंदु कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर। कि भाई 25 सेंटीमीटर तक अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है मतलब वो निकट बिंदु है। दूर बिंदु अनंत तक, आपको कहीं तक भी आप देख सकते हो। और नेत्र परास मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक देख सकते हो? तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक आप क्या कर सकते हो? वस्तुओं को देख सकते हो। ठीक है, तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। प्रकाश किरणें सर्वप्रथम नेत्र के किस भाग में प्रवेश करती है? तो ये कोर्निया वाले भाग से क्या करेगी? प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहां तक जो भी प्रश्न है चारों इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में किसका ट्रांसफर किया जाता है? तो केवल कॉर्निया का ट्रांसफर किया जाता है। भाई कॉर्निया क्या होती है? एक नेत्र का सबसे बाहर वाला भाग होता है। ठीक है ना? यहीं से तो आपके प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करेगा। और नेत्रदान में भी किसका ट्रांसफर होगा? कॉर्निया का ट्रांसफर हो जाता है। लेंस तथा रेटिना के मध्य खाली पारदर्शक जो द्रव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? काचाभ द्रव कहा जाता है। रक्त पटल के नीचे स्थित सूक्ष्म पारदर्शक कोमल झिल्ली क्या कहलाती है? रेटिना। ये परिभाषा आपके पूछी जा सकती है। रेटिना या दृष्टि पटल क्या होता है? तो रक्त पटल होता है ना नेत्र के अंदर, उसमें एक सूक्ष्म पारदर्शक बहुत ही पतली सी एक झिल्ली होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस होता है ना, इसी कारण से इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि कौन सा लेंस काम आ रहा है? उत्तल लेंस काम आ रहा है। तो दोनों को आप एक साथ याद रखोगे, 321 और 322। ठीक है, आइरिस के पीछे लचीला पारदर्शक पदार्थ क्या कहलाता है? नेत्र लेंस कहलाता है। ठीक है, तो नेत्र लेंस की परिभाषा भी आप एक बार देख लोगे। नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के मध्य स्थित पारदर्शक पतला द्रव क्या कहलाता है? जलीय द्रव कहलाता है, जिसको अपन नेत्रोद भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा देख लोगे। नेत्र में कौन सा प्रकाश की कौन प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये होता है आपका नेत्र तारा या पुतली। ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। अब बात कर लेते हैं जो आइरिस है। ठीक है, वो किसको नियंत्रण करती है? तो वो करती है पुतली की साइज को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो जो नेत्र तारा है ना, ये नियंत्रण किसको करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। और जो आइरिस है ना, वो किसको नियंत्रण करता है? पुतली की साइज को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखना है, 325 और 326। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दृष्टि पटल या रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगला क्या दे रखा है? नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है? नेत्र की समझन क्षमता। ये परिभाषा आपकी पूछी जा सकती है, परिभाषा के रूप में आप थोड़ा सा इसको याद कर लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है पक्षमापी पेशियों के द्वारा होता है। कौन सी पेशियां? पक्षमापी पेशियां। एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 डिग्री होता है। मतलब अपन है ना 150 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं? चीजों को हम बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। किस नेत्र दोष में नेत्र दूधिया धुंधला हो जाता है? ठीक है, वह नेत्र लेंस, जो हमारा जो नेत्र लेंस है वो प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। देखो क्या होता है, जो मोतियाबिंद रोग होता है ना, उसमें जो हमारा नेत्र का जो लेंस है वो एक तो सफेद हो जाएगा दूधिया, और ये क्या करेगा? प्रकाश आएगा ना उसका वापस परावर्तन कर देगा। ठीक है, तो वो कौन सा रोग में होता है? मोतियाबिंद के अंदर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना भाई, मोतियाबिंद का पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या है। अगला देखो, अ, दूर सॉरी दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, जरा दूर
दृष्टिता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वो क्या है? तो इसका मेन कारण है नेत्र की वक्रता अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का क्या होना, लंबा होना। ठीक है, ये इसके दो प्रमुख दोष हैं। अगला क्या है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? तो इसका कारण है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना। ठीक है, और नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। ठीक है, ये दोनों आपके पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो, जरा दूरदृष्टिता का कारण क्या है? तो जरा दूरदृष्टिता का कारण देख लीजिए, पक्षमापी पेशियों का दुर्बल होना तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होना। ठीक है, तो ये तीनों आप एक बार याद करोगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे में बड़े में हो सकता है 2 नंबर वाले सवाल में पूछ ले। ठीक है, इन दोनों में से एक पूछ ले या फिर इसका पूछ ले। ठीक है, तीनों आपको याद करना है। अगला देखिए क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दूरदृष्टि का जो निवारण है ना, वो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। इन दोनों को आप याद कैसे रखोगे? उर्दू याद रखना है। क्या याद रखोगे? उर्दू। ठीक है, उत्तल लेंस किसमें काम आएगा? दूरदृष्टि दोष के अंदर। तो दूसरा अपना आप कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि के अंदर अवतल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जरा दूरदृष्टिता, इसका अगर निवारण करना है तो आप कौन सा लेंस काम लोगे? द्विफोक्सी लेंस काम लोगे। आपने इस प्रकार का एक लेंस देखा होगा, इस प्रकार का एक चश्मा होता है जिसमें ऊपर की ओर तो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, और नीचे कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, ताकि नीचे जो लेंस होता है ना, वहां से आप किताबें वगैरह आराम से पढ़ सकते हो, मतलब नजदीक की चीजें आप आराम से देख सकते हो। और अवतल लेंस क्या करेगा? दूर की चीजों को आराम से दिखाया जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखोगे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, इसका निवारण। अगला देखो क्या कह रहा है, आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? तो आकाश का जो नीला रंग है वो किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, देखो प्रकीर्णन का जो उदाहरण है ना, उसके अंदर जितने भी कलरफुल चीजें हैं वो सारे सारे आपके प्रकीर्णन के अंदर होगा। अगला क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वो कैसा रंग का दिखाई देता है? तो वहां पर वातावरण नहीं है, मतलब सॉरी, वहां पर वायुमंडल नहीं है अंतरिक्ष में, तो इस कारण से एक कौन से रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देता है। अगला देखिए, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंग कौन कौन से? 7 वर्णों में जो विभाजित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद रखना भाई, पूछी जा सकती है। और वर्ण विक्षेपण, ठीक है, उसका क्रम क्या है? तो इसका क्रम है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, वी का मतलब वॉयलेट मतलब बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी, बी से ब्लू, ठीक है, नीला, जी से हो जाएगा ग्रीन मतलब हरा, वाई से हो जाएगा येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसका क्रम याद रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है इसका क्रम। अगर नहीं पूछे तो बड़े वाले प्रश्नों में भी अगर आपको पूछे तो आप ये तो लिख के आ जाना भाई, और एक डायग्राम बना देना। ठीक है, अगला देखिए, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें मध्य का जो रंग होता है, बीच का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? पीला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मध्य का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। ये अपशब्द के अंदर आ सकता है आपके। ठीक है, अगला देखो, वर्ण विक्षेपण का जो उदाहरण है वो कौन सा है? इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना ये वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला देखो, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। ठीक है, तो प्रकीर्णन के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो टिंडल प्रभाव है, एक स्वच्छ आकाश का नीला रंग का दिखाई देना, दूसरा तीसरा क्या है? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, ठीक है, आकाश लाल रंग का या रक्तताप का दिखाई देना। ठीक है, ये प्रकीर्णन के उदाहरण है। मैंने आपको क्या बोला भाई? प्रकीर्णन के अंदर जहां पर आपको कलर दिख जाए वहां पर हमेशा वो प्रकीर्णन ही दिखाएगा। ठीक है, अगला देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। देखो इन उदाहरण को एक बार ध्यान से देख लेना, इनमें से एकाध प्रश्न आपके आ सकता है उदाहरण से। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? एक तो तारे के टिमटिमाना, ठीक है, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त, कि भाई सूर्य उदय होने से पहले भी दिखाई देता है और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य कुछ देर तक दिखाई देता है, उसे हम अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ये किस कारण होता है भाई? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आज जो 10वीं यूनिट है वो समाप्त हो गई। अगली क्लास में हम अगला जो चैप्टर है विद्युत
ठीक है, अध्याय 11 इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।